हेलो स्टूडेंट, ध्यान दें। आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेपगत, वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टिल मोशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग ध्यान दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो पूरा देखें और शेयर करना भी ना भूलें। आइए इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। Scalar quantities and vector quantities। सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशि आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। अदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनको केवल परिमाण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, पूर्ण रूप से उनकी कोई दिशा नहीं होती। ऐसी राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी। जैसे द्रव्यमान, इनमें क्या पाया जाता है? सिर्फ परिमाण, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन की कोई जरूरत इसमें नहीं होती, सिर्फ किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, मास, डिस्टेंस, दूरी, टाइम, समय, चाल, आयतन, दार, कार्य, शक्ति, आवेश, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब राशियाँ कैसी हैं? अदिश राशियाँ होती हैं। कौन सी राशि होती है? अदिश राशियाँ होती हैं। इनके लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं होती। जैसे कहा गया 5 किलो द्रव्यमान, 5 किलो कोई भी हो सकती थी। जैसे 5 किलो चावल, तो चावल 5 किलो चावल बताते ही आप पूरा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। इसके साथ ही बताने की आवश्यकता नहीं होती कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस दिशा में है। ठीक। आइए दूसरी राशि पर विचार करते हैं। जैसे कहा गया, जैसे कि और बात कर लें कि मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो दूरी बताने के लिए किसे की आवश्यकता नहीं, या मेरे पास इस समय 2 घंटे समय है आपके लिए, तो पूरा का पूरा जानकारी सामने वाले को मिल जाती है। तो ऐसी राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा, सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वह भौतिक राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। उन राशियों को हम कहते हैं सदिश राशि। हाँ, ध्यान दें, जो अदिश राशियाँ हैं उनको जोड़ने घटाने के लिए हम साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं, लेकिन सदिश राशियों को हटाने के लिए स्पेशल नियमों का हम पालन करते हैं। सदिश योग के नियम का हम क्या करेंगे? पालन करेंगे। सदिश राशियों के उदाहरण के लिए, जैसे स्थित, पोजीशन व्यक्त करना है किसी का, फिर वेग, बल, त्वरण, संवेग, एक्सीलरेशन, संवेग, भार, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व, इन सब राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है।
इसलिए इन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और इनके जब योग करते हैं तो ज्यामितीय विधि से जोड़ी और घटाई जाती है ये राशि। किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण पर ही बात नहीं करेंगे, उसके डायरेक्शन के बारे में जरूर बताएंगे। विचार कर लेते हैं, जैसे विस्थापन की बात की जाए। अभी तो बताया आपने मेरा कॉलेज 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन यदि किसी बस से कंडीशन बतानी हो, जैसे कहा जाए मेरा विद्यालय मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो अब व्यक्ति पूरी जानकारी नहीं अर्जित कर पा रहा है किस दिशा में, इसलिए दिशा भी बताना होगा, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, किस डायरेक्शन में, तो उसको उसकी स्थिति पूर्णता समझ में आ जाएगी। पिछले वाले में सिर्फ दूरी समझ की बात हुई थी, तो दूरी की बात हुई, लेकिन स्थिति की बात की जाए, स्थिति कहाँ है कॉलेज की, तो सिर्फ 2 किलोमीटर बताने से पता नहीं चलेगा। आपको ये भी बताना होगा कि मेरे घर से पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में कहाँ है। अगले पॉइंट पर विचार करते हैं, स्थित सदिश एवं विस्थापन सदिश। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर पर विचार कर लेते हैं। स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश कहते हैं। अब इससे पहले हम थोड़ी और बात कर लें। पोजीशन वेक्टर को जानने से पहले किसी भी सदिश राशि को हम व्यक्त कैसे करते हैं। किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हम एक तीर का यूज करते हैं, एक बाण का यूज करते हैं। बाण की जो लंबाई होती है वह उसके परिमाण को व्यक्त करती है, यानी एक पैमाना मानेंगे और उचित पैमाने से उसकी लंबाई निर्धारित कर लेते हैं, बाण की लंबाई। और जो उसकी नोक होती है जिस डायरेक्शन में, वह उस सदिश के दिशा को व्यक्त करती है। तो किसी सदिश को कैसे व्यक्त करेंगे, एक तीर की सहायता से। तीर की लंबाई क्या व्यक्त करती है, उसके परिमाण को, और जो नोक होगा जिस डायरेक्शन में, वह क्या प्रदर्शित करेगा, उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। जैसे किसी स्थिति की बात की जाए, विस्थापन दिया गया है आपका कि 2 किलोमीटर है किस डायरेक्शन में, या 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, पूर्व। तो कैसे इसको व्यक्त करेंगे, इसके लिए आप एक डायग्राम इस्तेमाल करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, कितना चाहिए, 5 किलोमीटर। तो इसके लिए पैमाना मान लेंगे, पैमाना 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो कितनी लंबी रेखा खींचनी होगी 5 किलोमीटर के लिए, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा किस दिशा में, पूर्व दिशा में से 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा आप इधर खींच लेंगे। कितने सेंटीमीटर, 5, और यहाँ एक एरो का निशान लगा देंगे। ये विस्थापन को व्यक्त करेगा कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो इस तरह से आप जो है व्यक्त कर सकते हैं एक तीर की सहायता से। यदि यही पूर्व ना होकर पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में होता, तो यहाँ उत्तर पूर्व दिशा ये होती है 45 अंश के कोण पर, यहाँ 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते, तो यहाँ आपको व्यक्त करता। तो इस तरह से आप जो है किसी सदिश को व्यक्त कर सकते हैं, किसकी सहायता से, एक तीर की सहायता से। तीर की लंबाई क्या व्यक्त करेगी, उस सदिश के परिमाण को, और तीर की नोक जिस डायरेक्शन में होती है वो क्या बताती है, उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। अब आइए इसके सदिश पर बात करेंगे। पोजीशन वेक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम पर विचार करते हैं। ये आपका मूल बिंदु, इधर एक्स अक्ष है, एक इधर वाई अक्ष। ठीक, तो किसी भी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट चुनते हैं। रेफरेंस पॉइंट आपका होता है मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं इसको। और उसी पॉइंट के सापेक्ष हम दूसरे पॉइंट को निर्धारित करते हैं। जैसे स्कूल की स्थिति निर्धारित की भी हम लोगों ने, किसके सापेक्ष, घर के सापेक्ष। तो घर हमारा क्या था उस समय, मूल बिंदु था, रेफरेंस पॉइंट था, ओरिजिन। तो यहाँ भी हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, वो मूल बिंदु। अब यदि किसी कण की स्थिति चाहिए, सपोज कर लेते हैं एक कण को यहाँ
P, समय क्या है उस स्थिति में T1। अब P की स्थिति सदिश चाहिए तो P को क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट से सीधी रेखा द्वारा ऐसे इसके द्वारा एक सीधी रेखा द्वारा और यहाँ एक एरो का निशान होगा। तो जो यहाँ आपको सीधी मूल बिंदु से सीधी रेखा द्वारा मिलाने पर जो सदिश मिल रहा है आपका OP, ठीक, O से P तक जो एक सदिश खींचा गया OP, यही क्या कहलाएगा, P का कब समय किस पर, T1 पर स्थित सदिश कहलाता है। P का समय T1 पर स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक। यानी मूल बिंदु से सीधी रेखा द्वारा, यानी मूल बिंदु से उस बिंदु की जो सदिश खींचा गया आपका, मूल बिंदु से उस पॉइंट का जो सदिश खींचा जाता है, कहां से, मूल बिंदु से, उसी को क्या कहते हैं, उस बिंदु की स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब एक समय बढ़ गया, सपोज कर ली समय बढ़कर T2 हो गया और कण करता हुआ किसी पॉइंट Q पर पहुंच गया। अब एक Q की स्थित सदिश चाहिए तो यहां से एक स्थित सदिश खींच ले, कहां से, मूल बिंदु से सीधा। ये स्थित सदिश क्या होगी, इसकी Q की स्थित सदिश कहलाएगी। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है आपका, टाइम क्या हो गया है, T2 टाइम। अब मान लीजिए स्थित सदिश R1 है और ये स्थित सदिश R2, यानी OP की जो स्थित सदिश है वो R1 है और OQ की जो स्थित सदिश है R2। अब एक PQ को मिलाएंगे, एक सदिश द्वारा व्यक्त करें PQ को, तो जो यहां सदिश मिलेगा आपको PQ, यही कहलाएगा इसका समयांतराल T2 माइनस T1 कि समयांतराल T2 माइनस T1 में इसका विस्थापन सदिश कहलाएगा। कौन सा सदिश, PQ। PQ क्या हो गया, यहां इसका विस्थापन सदिश हो गया। विस्थापन सदिश कैसे मिल रहा है, उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थित सदिश, स्थित को मिलाने से जो सदिश मिल रहा है, प्रारंभिक को किससे, अंतिम से मिलाने पर जो सदिश मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन सदिश कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। दूसरा क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। तो स्थित सदिश हो गया, स्थित सदिश पर विचार कर ले पहले हम। तो P की स्थित सदिश क्या है, यहां P की स्थित सदिश OP जो कि किसके बराबर है, R1 की। Q की स्थित सदिश क्या है, OQ जो कि किसके बराबर है, R2। अब दूसरा क्या चाहिए स्थित सदिश के बाद हमें, विस्थापन सदिश। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मिलेगा P और Q को मिला, इससे जो सदिश मिल रहा है उसी को हम क्या कर रहे हैं, विस्थापन सदिश कर रहे हैं। विस्थापन सदिश हो गया PQ और ये बराबर मिलेगा बाद वाले में से T2 पर जो स्थित सदिश है उसमें से P1 की स्थित सदिश घटा ली जाए, यानी ये बराबर होगा बाद वाला पॉइंट कौन सा, Q। तो Q की स्थित सदिश माइनस P की स्थित सदिश। अब Q की स्थित सदिश कितनी, OQ, और P की स्थित सदिश कितनी, OP। तो ये मिल गया विस्थापन सदिश। या इसी PQ को आप लिख सकते हैं, OQ की स्थित सदिश कितनी आई, R2, और OP की कितनी थी, R1। तो ये मिलेगा आपको क्या, विस्थापन सदिश मिल गया। अब देखें तो विस्थापन सदिश जो होता है किसके किसके बराबर मिल रहा है, किसी समय अंतराल में, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों स्थित सदिशों के अंतर के बराबर मिल रहा है। यानी किसी कण का किसी समयांतराल पर, किसी कण का किसी समयांतराल में विस्थापन सदिश कण के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थित सदिशों के अंतर के बराबर होता है। जैसे ध्यान दें, किसी कण का किसी समयांतराल में विस्थापन सदिश कण के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थित सदिशों के अंतर के बराबर होता है।
अब ध्यान रहे, यहाँ जब भी हम स्थिर सदिश व्यक्त करेंगे या विस्थापन सदिश व्यक्त करने की बात आएगी तो उसको हम एक सरल रेखा द्वारा ही व्यक्त करेंगे, जो कि कण को उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों से जोड़ती है। अब आइए देखते हैं सदिश तथा संकेतन पद्धति। तो पीछे ही हमने बात कर ली इस पर, वेक्टर एंड नोटेशन सिस्टम। किसी भी सदिश राशि के कण को एक तीर यानी स्थिर सदिश को एक तीर के द्वारा निरूपित करते हैं। तीर की लंबाई क्या व्यक्त करती है, उसके परिमाण को, या बाण की लंबाई उसको क्या व्यक्त करती है, उसके परिमाण को, और जो उसकी नोक होती है उस राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है। एक हमने बता दिया था एक उदाहरण संकेतन पद्धति का। अब आप चाहें तो इस तरह से दूसरा उदाहरण भी मैं देकर बता दे रहा हूं अब आपको। एक जैसे 20 मीटर विस्थापन व्यक्त करना है। अब आपको एक विस्थापन है आपके पास, इसको व्यक्त करना है। कितना है, 20 मीटर। किस दिशा में है, पूरब से 30 अंश के कोण पर। किधर, उत्तर दिशा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर क्या करेंगे, पैमाना मानेंगे। माना पैमाना की 20 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई 4 किलोमीटर को व्यक्त करेगी। 1 सेंटीमीटर लंबाई कितने को व्यक्त करेगी, 4। कितने अंश के कोण पर है, 30। तो यहाँ से 30 अंश का कोण बनाते हैं, एक रेखा खींच लेंगे, जिसमें से कितना ले लेंगे, 4 से इसको भाग के 4 पंचे 20, यानी 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेंगे। आपको विस्थापन व्यक्त करेगा कितना, 20 मीटर। 20 मीटर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। Definition related to vectors। इसमें सबसे पहले समान वेक्टर। पहला क्या है, समान वेक्टर। इक्वल वेक्टर। समान वेक्टर किसे कहते हैं, किसी भी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए पीछे हम लोगों ने देखा किससे व्यक्त करते हैं, एक है बाण द्वारा या तीर द्वारा। ठीक, और इन तीर को उसको उसके समांतर विस्थापित करते जाएं, यानी वेक्टर को उसी के समांतर विस्थापित करते जाएं, तो वेक्टर के न डायरेक्शन पर प्रभाव पड़ता है और न इसके परिमाण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो जो इक्वल वेक्टर होता है ऐसे सभी समांतर वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ व दिशाएं समान हो, लंबाई का मतलब परिमाण व दिशाएं क्या हों, समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समान वेक्टर। क्या क्या समान होनी चाहिए, परिमाण तथा दिशा क्या हो, समान हो। तो ऐसे वेक्टरों को हम क्या कहते हैं, समान वेक्टर कहते हैं। वह वेक्टर जिनके परिमाण और दिशाएं समान हो क्या कहलाते हैं, समान वेक्टर कहलाते हैं। जैसे एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर इसी के समांतर खींचा जाए, ये अलग बात है कि आगे पीछे से हो, बस लंबाई समान होगी। दूसरा भी, तीसरा वेक्टर खींच सकते हैं ऐसे, फिर लंबाई समान सी। ठीक, तो ये सब वेक्टर कैसे हैं, समान। लेकिन यदि ऐसे हो गया तो ये समान वेक्टर इसके नहीं होगा। यहाँ ए बी सी क्या है, समान वेक्टर। और समान वेक्टर हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल बी, इक्वल से इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए,
इसको पढ़ते हैं वेक्टर बी और इसको पढ़ते हैं वेक्टर सी। यानी किसी भी इस तरह से नोटिफिकेशन है, जब इसके संकेत कोई भी वर्ड है उसके ऊपर एक एरो लगा है तो उसको ए नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप पढ़ेंगे क्या, वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर बी। इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर सी पढ़ते हैं इस तरह से। तो समान वेक्टर में क्या होते हैं, परिमाण तथा दिशाएं समान हो जिन वेक्टरों की, उनको हम क्या कहते हैं, समान वेक्टर कहते हैं। दूसरा विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, दूसरा होता है अपोजिट वेक्टर। सेकंड विपरीत सदिश या विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो परिमाण में तो समान परंतु दिशा में क्या है, विपरीत। परिमाण तथा दिशा समान होती है, अपोजिट में क्या है, परिमाण समान हो परंतु दिशा क्या हो, विपरीत। विपरीत वेक्टर परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत। तो ऐसे वेक्टरों को हम क्या कहते हैं, विपरीत वेक्टर कहते हैं। जैसे ए बी सी तो यहाँ समान वेक्टर, लेकिन बी को देखा जाए तो विपरीत वेक्टर। तो उस स्थिति में यहाँ ए डी परिमाण तो समान है तो बराबर चिन्ह लगा सकते हैं आप, लेकिन अंतर क्या है, डायरेक्शन इसका विपरीत है तो एक ऋण चिन्ह लगाना पड़ता है। यानी वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर टी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है और इसके लिए ऋण चिन्ह लगाएंगे आप जब भी ऐसी स्थिति होगी। इसे बी को भी लिख सकते हैं, बी इक्वल माइनस डी, और सी को भी लिख सकते हैं, सी इक्वल माइनस डी। विपरीत वेक्टर की कंडीशन, विपरीत वेक्टर होगा तो कौन सा चिन्ह, ए इक्वल माइनस डी लगेगा आपका। फिर एकांक सदिश, कौन सा सदिश आता है, तीसरा पॉइंट एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है यानी एकांक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। अब एकांक सदिश कब मिलता है, ध्यान, यदि कोई वेक्टर है ए और इसका परिमाण मॉड ऑफ ए, ये दो पैरेलल लाइन के बीच जब लिखते हैं किसी भी वर्ड को, इसको कहते हैं मॉड ऑफ ए। यानी ए का वेक्टर ए का परिमाण शो करता है, क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ ए। वो वेक्टर ए का क्या हो गया, परिमाण शो करता है। ठीक, तो उस स्थिति में जो यूनिट वेक्टर मिलेगा ए, यूनिट वेक्टर को